नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। डेली करंट अफेयर्स जो कि राजस्थान, देश और दुनिया से जुड़े हैं, उनकी 3 और 4 मार्च की कक्षा लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो आरएस 2021 के संदर्भ में महत्वपूर्ण सामग्री है और आरएस 2018 के इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी मदद करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दोस्तों, हाल ही में एक संस्थान है भारतीय जिसके द्वारा स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो कोविड-19 पोस्ट कोविड-19 इफेक्ट्स को दर्शाने वाली इस स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट अर्थात जिसको हम CSE के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली बेस्ड एक एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जारी किया गया है। तो इस इंस्टीट्यूट ने 25 फरवरी 2021 को ये रिपोर्ट जारी की और इसमें ये बताया कि कोविड-19 महामारी जो है, इसका दुनिया भर में विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि महामारी दुनिया भर के 375 मिलियन बच्चों को अर्थात लगभग 37 करोड़ बच्चे जो हैं उनको प्रभावित करेगी। नवजात शिशुओं से लेकर 14 साल के बच्चों तक को लंबे समय तक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस दौरान संस्थागत इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, आइदर वो एजुकेशन के फील्ड में हो, अगर वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उन सभी के लाभ जो है इन बच्चों को नहीं मिल पाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार महामारी ने विश्व स्तर पर 500 मिलियन अर्थात लगभग 50 करोड़ बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। इनमें से भारत में आधे से अधिक बच्चे सम्मिलित हैं। तो जो शिक्षा का एक निरंतरता चल रही थी, वो पूरे 1 साल, अभी 1 साल हो चुका है, तो पूरे 1 साल तक बच्चों को स्कूल से बाहर करने का काम इस महामारी ने किया है। जहां तक सतत विकास का सवाल है, तो भारत 192 देशों में 117वें स्थान पर है और ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक है कि वापस से इस शिक्षा और स्वास्थ्य की जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को मिल रही थी, वो पुनः बच्चों को दी जाए। CSE एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित अनुसंधान और वकालत संगठन है। ये नई दिल्ली में स्थित है और संगठन की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। तो इसी संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है। खेलों की बात करें तो दोस्तों, हाल ही में विजडन जो कि एक प्रतिष्ठित क्रिकेट पत्रिका है, उसने ऑल टाइम मेंस T20 वर्ल्ड कप 11 जो है उसकी घोषणा की है और इस टीम का कप्तान बनाया गया है 2007 में भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। तो कुल 2 खिलाड़ियों को, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को इस टीम में चयनित किया गया और 7वें नंबर पर खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी को इस टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। टीम का कप्तान इन्हें बनाया जो भारत को 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। विराट कोहली टीम में तीसरे नंबर के बल्लेबाज के तौर पर मौजूद है। इस टीम में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों शाहिद अफरीदी, उमर गुल और सईद अजमल को चुना गया है। अफरीदी जहां बतौर ऑलराउंडर टीम में है, वहीं उमर गुल तेज गेंदबाज और अजमल स्पिनर के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 की अगर हम बात करें तो इसी साल भारत में अक्टूबर-नवंबर में इसे आयोजित किया जाएगा। तो विजडन की इस टीम में कप्तान बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, गुलदस्ता का जनवरी-फरवरी 2021 का, ये 21 है, 2021 का जो आपका अंक है वो आपकी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएस जंक्शन के नाम से। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस किताब का लाभ उठा सकते हैं। 200 से भी अधिक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में संभावित हो सकते हैं 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक, जिसमें आपका स्टेनोग्राफर हो गया, स्कूल लेक्चरर हो गया, क्योंकि हाल ही में हमने देखा ACF एग्जाम में 1 महीने पहले के करंट के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो उसी चीज़ को देख करके इसे मैंने लॉन्च किया है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसे एग्जाम की, तो ये करंट अफेयर्स की बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा RS इंटरव्यू अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो RS इंटरव्यू में भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो आज इसे डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक देश में डायनासोर समूह के सबसे पुराने सदस्य टाइटानोसोर का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? तो करोड़ों साल पहले, लगभग 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति रहा करती थी, जो कि उस समय की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती थी और किसी कारणवश उल्कापिंड या फिर बदलते तापमान आदि कारणों से जो है इनका नाश हो गया था। इनके अवशेष आज भी हमको भूमि में मिलते हैं और हाल ही में अर्जेंटीना में हमें एक विशालकाय डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जिसे टाइटानोसोर कहा जाता है।
दोस्तों ये जो जीव है ये 14 करोड़ साल पहले जो है क्रेटेशियस पीरियड के समय का है और इसकी प्रजाति है निंजा टाइटन जापाताई। तो निंजा टाइटन जापाताई प्रजाति का ये जीव है जिसको टाइटोनोसोर के नाम से भी जाना गया है। अब ये जो जीव है ये एक 4 पैरों पर चलने वाला लंबी गर्दन वाला डायनासोर की प्रजाति है जो पेड़ पौधों को खाते हैं। ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जुरासिक पार्क के चारों पार्ट्स देख सकते हैं जिनमें विस्तार से जो है डायनासोर की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। मैंने 2001 में ही देख लिया था, आप भी चाहे तो इसे देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार से इस वर्ष मुंबई की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में भारत भारती पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। भारत भारती पुरस्कार के तहत डॉक्टर सूर्यबाला को 5 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। भारत भारती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। इसके अलावा लखनऊ के दयानंद पांडे को लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की स्मृति में दिया गया। दिल्ली के तरुण विजय को हिंदी गौरव और भोपाल के रामेश्वर प्रसाद मिश्र को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान देने की घोषणा की गई है। तो याद रखिए, डॉक्टर सूर्यबाला जो कि मुंबई की वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उन्हें प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आप सभी ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी पर लाइव कार्रवाई देखी होगी। अब जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों टीवियों को मिलाकर एक एकीकृत चैनल के रूप में संसद टीवी में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अब आपको लोकसभा और राज्यसभा नामक 2 चैनल ना मिलकर के एकमात्र संसद टीवी नामक चैनल देखने को मिलेगा। लागत में कटौती करने के लिए, चैनल के प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए और दर्शकों और विज्ञापनदाताओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए ही दोनों संस्थाओं को एक एकीकृत चैनल के रूप में मिलाया गया है। क्योंकि अभी तक जो राज्यसभा चैनल है वो कुछ किराए के संस्थानों में चल रहा था, तो अब ये जो है लोकसभा के जो लोकसभा टीवी के जो स्थायी संसाधन है उनमें इसको शिफ्ट किया जाएगा और दोनों ही चैनलों को एक साथ यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा। पूर्व कपड़ा सचिव रवि कपूर को 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर संसद टीवी के सीईओ के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। चलो दोस्तों, विश्व वन्यजीव दिवस के बारे में बात करते हैं। आपको बताना है कौन सा एक कथन जो है विश्व वन्यजीव दिवस के बारे में गलत है। पहला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। पहली बार वन्यजीव दिवस 1973 को मनाया गया। दोस्तों ये गलत है। 2014 में पहली बार विश्व वन्यजीव दिवस को मनाया गया था। 2021 की थीम वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना है। तो बिल्कुल सही है कि किस तरह से वन आजीविका में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं और कैसे हमको उनको बचाए रखना है, ये इसमें दर्शाया गया है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दुनिया भर में प्रजातियां लुप्त होती रही हैं दोस्तों, सामान्य रूप से भी, लेकिन मानवीय गतिविधियों की वजह से तेजी से अंधाधुंध वनों की कटाई, वनस्पतियों के ह्रास और प्रजातियों के शिकार की वजह से प्रजातियों में तेजी आई है लुप्त होने में। तो इसी चीज़ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये मनाया जाता है। दुनिया तो ये केवल जीवों के बारे में नहीं है, ये वन के जीवन के बारे में है। तो वाइल्ड लाइफ में आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु सभी आते हैं। दरअसल दुनिया भर से लुप्त हो रहे जंगली फल फूलों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसको हम CITES के नाम से जानते हैं, साइट्स कन्वेंशन जो है, इस पर हस्ताक्षर हुए थे 3 मार्च 1973 को यूनाइटेड नेशंस में। इसीलिए बाद में 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में ये कहा गया कि अब से हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाएगा। तो 3 मार्च 2014 को फिर पहला विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। हर साल यूनाइटेड नेशंस एक अलग थीम पर इसका आयोजन करता है और इस वर्ष इसकी थीम थी वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। पिछले वर्ष इसकी थीम रखी गई थी पृथ्वी पर जीवन कायम रखना। तो इस बार की थीम भी मैंने आपको बता दी और ये भी बता दिया कि विश्व वन्यजीव दिवस क्यों मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। लाइक और शेयर करना आपका काम है, आप करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी करें, लेकिन बहुत कम आते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।